आज पूरे दिन नंदिनी अपने कमरे में बंद रही और घर वाले यह सोचकर परेशान थे कि नंदिनी अगर कार्तिक के गुस्से को नहीं झेल रही है और एक दिन में इतनी बुरी तरह से उदास हो रही है तो पता नहीं आगे कैसे हैंडल करेगी। सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि उन दोनों को साथ में मिलकर बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ना था। हकीकत से अभी घर वाले अनजान थे। नंदिनी इतनी चुलबुली थी कि शायद कार्तिक की इस डांट को सुनकर कुछ देर में भूलकर घर वालों के साथ घुल मिल जाती। लेकिन यहाँ कार्तिक के डांट नहीं बल्कि कार्तिक ने तलाक की बात की थी। अभी 7 दिन नहीं हुए थे उसकी शादी को। अभी तो उसने अपने आप को शादी में स्वीकार करना शुरू किया था। अभी अपने आप को सुहागन समझने लगी थी कि अब तलाक। इसी बीच एक गार्ड ने आकर बताया कि रंभा मैडम मिलने के लिए आई है। रंभा का नाम सुनते ही सारे घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। घर में इस वक्त घर की औरतें, दादाजी और कार्तिक के पापा थे। कार्तिक की माँ ने उस गार्ड से कहा कि वह रंभा को घर में भेज दे। रंभा अंदर आई। उसके साथ एक बॉडीगार्ड और 2 वकील थे। जब वो आती थी बॉडीगार्ड उसके साथ आते थे। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम बाहर रहती थी और रंभा एक बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आया करती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो कैसे हैं आप सर? कार्तिक की माँ बोली, ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो हमेशा ही ठीक थी मम्मी जी। ओ ओ सॉरी, अब मम्मी जी नहीं आंटी जी, कहकर उसने अदा से अपने बालों को पीछे की तरफ झटका। प्रीति बोली, क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ पर? मेरे बच्चे हैं आपके पास, उनसे मिलने आई हूँ। सुना है कार्तिक ने शादी कर ली, तो सोचा लगे हाथ बधाई दे ही दूँ आप सबको। कोर्ट में जो डेट फिक्स हुआ है, बच्चे तुमसे उसी दिन मिलेंगे। प्रीति सामने आते हुए बोली, प्रीति भाभी, आप पहले भी बहुत बोलती थी, आज भी बहुत बोलती है, रंभा ने कहा। प्रीति मुस्कुराकर बोली, सही कहा तुमने, और तुम कल भी मतलबी थी, आज भी मतलबी हो। बल्कि मुझे तो लग रहा है थोड़ी ज्यादा हो गई हो। रंभा का मुंह देखने लायक था। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह वकील के सामने अपना हाथ रखती है तो वकील एक पेपर उसके हाथ में थमा देता है। उसने वह पेपर प्रीति के सामने देते हुए कहा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर मिलने के लिए आई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आधा घंटा वेट कर सकती हूँ। वैसे है कहाँ कार्तिक की नई दुल्हन, कहकर उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और प्रीति की तरफ देखा। प्रीति और रंभा की कभी नहीं बनी। रंभा हमेशा इस बात को लेकर कार्तिक से लड़ा करती थी कि कार्तिक रंभा से ज्यादा प्रीति से बातें करता था। प्रीति ने कई बार इस कारण से कार्तिक से बातें करना कम कर दी थी, लेकिन उनके बीच की दूरियां प्रीति के ना बोलने पर भी कम नहीं हुई। किसी और कारण से ही झगड़ा हो ही जाया करती थी। प्रीति नौकर से लोगों के लिए स्नैक्स और कॉफी लाने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड और वकील सभी को कॉफी ऑफर किया जाता है। तभी गाड़ी की आवाज आती है और बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे अंदर आते हैं। दोनों बच्चे रंभा को देखकर दरवाजे तक ही रुक गए क्योंकि रंभा हफ्ते में एक बार उनसे मिलती थी। हनी और बनी आगे बढ़कर रंभा के गले लगते हैं। कैसी हो मम्मा आप? हनी ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रंभा बच्चों को ही सोफे पर लेकर बैठकर बातें करने लगी। बच्चे की आवाज सुनकर सुबह से अपने कमरे में कैद नंदिनी अपने आंसू को पोंछते हुए आईने में अपने आप को देखकर ठीक करती है और कमरे से बाहर निकल आती है। उसे देखते ही सभी बच्चे उसकी ओर दौड़ जाते हैं। हनी और बनी भी अपनी मम्मी को छोड़कर जाकर नंदिनी के पैरों से पकड़कर झूल जाते हैं। वह सभी बच्चों के साथ वही टेबल के पास बैठ जाती है और सभी के लिए स्नैक्स निकालते हुए कहती है, आप लोग स्कूल से आए, किसी ने हाथ मुंह धोया? रंभा बैठी उन सभी को देख रही थी। उसके अपने बच्चे भी नंदिनी के आते ही नंदिनी के पास भाग गए थे। वह कार्तिक के माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब यही है कार्तिक की नई बीवी? नंदिनी के कानों में आवाज आई और वह पलट कर देखती है। रंभा नंदिनी की ओर बढ़ गई। बच्चे स्नैक्स खा चुके थे। नंदिनी उन सभी के मुंह को पोंछते हुए बोली, आप सभी अपने कमरे में जाओ और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ। सभी बच्चे अपने कमरे की ओर चले गए। बहुत खूब, अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांधते हुए रंभा ने कहा, काफी अच्छी तरह से बच्चों से अपनी बातें मनवा लेती हो। बच्चे हैं
इन्हें बस प्यार से कहो तो बातें मान लेते हैं। दो मेरे बच्चे हैं इसमें। नंदनी को समझ नहीं आया। उसने प्रीति की ओर देखा, फिर रिंकी की ओर देखा। दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नंदनी को समझते देर नहीं लगी कि यही रंभा है। अच्छा, तो आप है रंभा जी? हाँ, मैं ही हूँ। खूब चढ़ा बढ़ाकर बताया होगा इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में। रंभा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, नंदनी बोली। बाकी दोनों बच्चों की माँ यहाँ पर है तो उनका मैं नहीं कहूंगी, पर ये दोनों कार्तिक जी के भी बच्चे हैं और कार्तिक जी मेरे हस्बैंड हैं। उस नाते मैं भी उन बच्चों की माँ लगती हूँ, नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुद का बचपना गया नहीं, माँ बनने का भूत सवार है तुम पर। रंभा बोलकर मुस्कुराई। अगर ममता उम्र के साथ आती तो मुझसे ज्यादा ममता आपके पास होती, कहकर नंदनी भी मुस्कुराई। रंभा को एक बहुत बड़ा इंसल्ट लगा। यू बिच, जुबान संभाल कर बात करो, पीछे से आवाज आई। यह कार्तिक के दादाजी थे। नंदनी हमारे घर की बहू है, इज्जत से बात करो उससे। इसमें ममता मुझसे ज्यादा है या कम यह हम बाद में देख लेंगे, पर यह सच्चाई तुम नहीं बदल सकती कि वो मेरे बच्चे हैं, मैंने जन्म दिया है उन्हें। रंभा ने पहले कार्तिक के दादाजी को देखा और फिर नंदनी की तरफ देखा तो नंदनी बोली, बहुत ही प्यारे बच्चों को जन्म दिया है आपने, और उतने ही प्यार से मैं उन दोनों को यहाँ से ले भी जाऊंगी। अगर इतना प्यार था अपने बच्चों से तो छोड़कर ही क्यों गई थी? रंभा, नंदनी से बात क्या कर रही हो? उसे अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम बच्चों से मिल चुकी हो, अब जाओ। प्रीति बीच में बोली। ऐसे कैसे मैं चली जाऊं? देख रही हूँ कल की आई हुई लड़की की जुबान कितनी तेज है। शक्ल से तो बड़ी मासूम दिखती हो। रंभा नंदनी के करीब आई। नंदनी उसकी बात को नजरअंदाज कर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रंभा चिल्लाते हुए बोली, कार्तिक आए तो कह देना उससे मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अगली हियरिंग में मैं बच्चों की कस्टडी पाकर ही रहूंगी। नंदनी के कमरे की ओर जाते हुए कदम रुक गए। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने हाथों को बांधते हुए बोली, मैं शक्ल से नहीं, सच में बहुत मासूम हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। भले ही आपकी तरह सादिक दिमाग ना रहो, पर इतनी समझ है कि एक बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है यह जान सकूं। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और रंभा के पास आई। पसंद नापसंद कुछ जानती है आप अपने बच्चों के? आपको पता है आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उनके स्कूल का टाइम पता है आपको? रंभा खामोश थी। वह सच में कुछ नहीं जानती थी। सबसे पहले वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या ये पता है आपको? हाँ, मैं 4 दिन पहले आई हूँ इस घर में, लेकिन आप मुझे इसमें से कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ बच्चों के बारे में। उन बच्चों की आप बायोलॉजिकल मदर जरूर है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके अंदर ममता का वह एहसास नहीं है जो एक माँ में होनी चाहिए। रंभा ने अपना हाथ नंदनी को मारने के लिए उठाया जरूर, लेकिन उसने बीच में अपने हाथ को खुद से रोक लिया। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो उसके केस के अगेंस्ट जाए। रंभा के बॉडीगार्ड अब तक उसके बगल में आकर खड़ी हो चुकी थी। नंदनी अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, इन हाथों को अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं दिखने में भले ही नाजुक हूँ, पर मुझे आपकी तरह इनको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए नंदनी ने रंभा के बॉडीगार्ड की तरफ उंगली पॉइंट की। मैं इतनी काबिल हूँ कि 2-4 लोगों को तो अपने आप खुद संभाल सकती हूँ। नंदनी अपना बात बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रंभा ने गुस्से से उसे कमरे की ओर जाते हुए देखा और फिर पलटकर घर वालों को एक नजर देखकर वह भी बाहर चली गई। उसके जाते ही बॉडीगार्ड और उसके वकील भी पीछे पीछे चले गए। दादाजी अपने कदम बढ़ाते हुए नंदिनी के कमरे की तरफ आए और फिर कमरे की ओर कुछ सेकंड के लिए देखते रह गए। सारे घर वाले खड़े होकर दादाजी को देख रहे थे। फिर वह पलटे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। रिंकी आगे बढ़ते हुए बोली, दादाजी, आप अभी जो हुआ आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? दादाजी ना में गर्दन हिलाते हुए बोले, नहीं, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा बागर बिल्ला कैसे सुधरेगा। फिर उन्होंने उंगली दरवाजे की ओर दिखाते हुए कहा, यह बच्ची मेरे बागर बिल्ले को इंसान बनाएगी। प्रीति अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, आप कार्तिक को बागर बिल्ला कह रहे हैं? तुम्हें इंसान वाले लक्षण नजर आते हैं तुम्हारे देवर में? नहीं दादाजी, मुझे तो कॉलेज टाइम से ही लकड़बग्गा नजर आता था।
प्रीति बोली और जोर से हंसने लगी। उसकी बात पर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। जब घर में सत्यम और कार्तिक एक साथ अंदर आते हैं, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद इस तरह से हंसी सुनाई दे रही है इस घर में, कहकर उन्होंने अपना बैग और कोट प्रीति के हाथ में थमाया। प्रीति बैग और कोट लेकर अंदर की ओर चली गई। कार्तिक अपने कमरे में ना जाकर वही हॉल में सोफे पर बैठ गया। सभी एक एक करके अपनी जगह पर बैठे। कार्तिक के पापा ने कहा, रंभा आई थी। रंभा का नाम सुनते ही कार्तिक, जो कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, मोबाइल को छोड़कर अपने पापा की तरफ देखने लगा। उसने बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया था। पापा ने कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की। कहते हुए मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हुए कार्तिक उठकर खड़ा हुआ। कार्तिक शांत रहो। कार्तिक की माँ ने कहा, मैं तो शांत ही हूँ। उस औरत की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की, और आप लोगों ने उसे आने दिया। कोर्ट का ऑर्डर था उसके पास बच्चों से मिलने के लिए। दादाजी अपनी आवाज तेज करते हुए बोले। कार्तिक दूसरी तरफ पलटकर कहता है, जो भी था मुझे समझ नहीं आता, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, उसे जवाब देने के लिए अब इस घर में भी कोई है। कार्तिक के पापा ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं पापा? सत्यम बोले, नंदिनी। नंदिनी ने उसको अच्छे से जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस घर में आएगी। कार्तिक गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी होती कौन है मेरे और मेरे बच्चों के बीच में पड़ने वाली? मैं खुद काफी हूँ उस रंभा और उसके चमचों से निपटने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है इन सब में, कहकर उसने अपनी नजरें सामने की। सामने नंदिनी खड़ी थी। शायद उसने सब सुन लिया था। सारे घर वाले यह देखकर नंदिनी की ओर देखने लगते हैं और फिर गुस्से से कार्तिक की ओर पलटकर देखते हैं। नंदिनी के चेहरे पर गुस्सा घर वालों ने पहली बार देखा था। हमेशा एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी। आज सुबह से उदास थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा था। दादाजी मन में बोले, अब बस सुधर जाएगा मेरा बागर बिल्ला। अब तक प्रीति भी आ गई थी और दादाजी के चेहरे के एक्सप्रेशन को मानो जैसे उसने पढ़ लिया था। उसने अपनी आंखों से ही दादाजी से पूछा, क्या सच में? दादाजी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा कर दिया। नंदिनी इस वक्त कार्तिक को एकटक बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा है ये साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कारण कोई समझे या ना समझे, कार्तिक जानता था। नंदिनी ने खुद से बताया था कि उसे जब भी तकलीफ होती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चेहरे पर गुस्सा और आंखों से बह रहे आंसू के कॉम्बिनेशन के साथ नंदिनी अपने कदम कार्तिक की ओर बढ़ा दिए। कार्तिक उससे नजर चुरा रहा था, अपने आप को और नंदिनी की तरफ देखने से रोक रहा था। क्या कहा आपने? कार्तिक के करीब आकर नंदिनी बोली। क्या कह दिया मैंने ऐसा? कार्तिक फिर से बोला, आपने कहा कि मैं होती कौन हूँ जो आपके और आपके बच्चों के बीच में आए? क्या गलत कहा मैंने? मैं बाप हूँ बच्चों का। सही गलत बुरा अच्छा क्या है सब मैं समझता हूँ और उन्हें संभाल सकता हूँ। कार्तिक भी गुस्से से बोला, तो क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी कौन हूँ और आपके बच्चों की कौन लगूंगी? नंदिनी भी जोर से बोली, अपनी आवाज को धीमा रखकर बात करो। कार्तिक थोड़ा झुककर नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ना तो तुम मेरे लिए और ना ही मेरे बच्चों के लिए कुछ हो। पूरे घर वाले हैरान थे कार्तिक की इस बात पर। शादी की थी कार्तिक ने नंदिनी से, ऐसे कैसे कोई नहीं थी वह कार्तिक की। प्रीति कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है। सत्यम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। पति पत्नी के बीच की बात थी, किसी तीसरे को तब तक नहीं बोलना चाहिए था जब तक जरूरत ना हो। और इस वक्त नंदिनी कार्तिक को जवाब देने की क्षमता रख रही थी। माँ हूं मैं उन बच्चों की, बीवी हूँ आपकी, समझे आप? नंदिनी भी उसी तरह से उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या जानती हो तुम मेरे बच्चों के बारे में? क्या लगता है तुम्हें 4 दिन पहले आकर कुछ घंटे उनके साथ खेलकर तुम माँ क्या होती है समझ जाओगी? तुम्हें पता भी है कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है, माँ की ममता क्या होती है, बिन माँ के बच्चे को कैसे संभालते हैं। नंदिनी ने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर भी आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसने फिर से अपने आंसू को पोंछा, आंसू फिर से उसके गालों पर आ गए। वह बार बार अपने गाल पर बह रहे आंसू को साफ कर रही थी।
और आंसू फिर से उसके गालों को भिगो रहे थे। सभी घर वाले इस वक्त नंदिनी को ही देख रहे थे, जो इस वक्त कार्तिक की आंखों में तो देख रही थी, लेकिन अपने आंसू को पोंछते एकदम भोली लग रही थी। कार्तिक की आंखों का गुस्सा नंदिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और कार्तिक के कॉलर को पकड़कर खींचकर थोड़ा नीचे करते हुए बोली, मुझे समझा रहे हैं आप माँ की ममता क्या होती है? मुझे सिखाएंगे आप कि बिन माँ का बच्चा कैसा होता है? आपके सर पर माँ का साया था, उनकी ममता थी। बच्चे जब माँ के बगैर पलते हैं ना, तो कितना ही प्यार क्यों ना हो उनके आसपास, ममता ढूंढते ही रहते हैं वह अपनी माँ का। नंदिनी 2 पल रुककर उसकी आंखों में देखती है, फिर बोली, एक बिन माँ की बच्ची से आप माँ का वैल्यू पूछ रहे हो कि माँ क्या होती है बताइए? आपके बच्चे जो अभी फील करते हैं ना, एक वक्त पर मैं भी करती थी, और इसलिए शायद उनकी उस भावना को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और रही बात बीवी की, एक झटके में कार्तिक को पीछे की तरफ धकेल देती है। कार्तिक, जो कि थोड़ा झुका हुआ था, 4 कदम पीछे हो गया। यू, हाउ डेयर यू, उसने गुस्से से कहा और अपनी उंगली नंदिनी की ओर दिखाई। नंदिनी अपने गले का मंगलसूत्र हाथों में लेकर उसे दिखाते हुए बोली, कहीं से उठाकर नहीं लाए हो और ना ही कहीं से भाग कर आई हूँ। आपके साथ पूरे रीति रिवाज के साथ अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है आपसे। दोबारा यह कहने से पहले कि मैं कौन हूँ, आप याद रखिएगा यह बात। और हाँ, मैं वह बीवी नहीं जो पीछा छोड़ दे। अब जब तक कि मैं जिंदा हूँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जबरदस्ती गले नहीं पड़ी रह सकती तुम मेरे, थोपी गई हो मेरे सर पर, और हक है मुझे यह कहने का कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तलाक दो और पीछा छोड़ो। कार्तिक चीखते हुए नंदिनी के पास जाते हुए बोला। इस तरह कार्तिक के मुंह से तलाक की बात सुनते ही सारे घर वाले हैरान थे। कार्तिक के पापा आगे बढ़ते हुए बोले, कार्तिक, दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, और जो सुना आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने कल ही कह दिया था इसे कि मुझे तलाक चाहिए। तो आपको क्या लगा आप तलाक मांगोगे और मैं साइन कर दूंगी? या यह सोचा आपने कि मैं गिड़गिड़ाऊंगी, आपको कहूंगी कि प्लीज मुझे मत छोड़िए, मुझे अपना लीजिए? मिस्टर कार्तिक कपूर, जानते नहीं हो आप मुझे? जितना आपने देखा है मुझे इस 4 दिन की नंदिनी को, उससे पहले वाली नंदिनी को आप जानते नहीं हैं। जानता हूँ, इसलिए उस नंदिनी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कार्तिक ने तुरंत कहा, नहीं जानते हैं, क्योंकि जान रहे होते तो पता होता कि तलाक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। हनी बनी, नंदिनी जोर से चिल्लाई। दोनों बच्चों को देखभाल करने वाली नैनी बाहर आ गई थी। जी मैडम, बच्चों का सामान पैक करो और मेरे कमरे में डालो, उसने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा। रुको, कार्तिक ने नैनी को रोकते हुए कहा, बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? कार्तिक नंदिनी की तरफ देखते हुए सवाल पूछता है, तलाक हुआ नहीं है हमारा अभी, मैं आपकी बीवी हूँ और बच्चे मेरे भी हैं, और मेरा फिलहाल अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में रहने का मूड है। नंदिनी पीछे मुड़ी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कार्तिक उसके पीछे चिल्लाते हुए बोला, तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि कार्तिक कपूर चीज क्या है? नंदिनी पलटकर कार्तिक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हो सकता है मैं नहीं जानती कि कार्तिक कपूर क्या चीज है, पर मिस्टर कपूर अब आपको पता चलेगा कि नंदिनी कार्तिक कपूर क्या चीज है। मिलते हैं तब जब मेरा मूड करे। नंदिनी थोड़ा सा साइड की तरफ झुककर प्रीति की ओर देखकर बोली, प्रीति दीदी, इनका कमरा गेस्ट रूम में लगवा दीजिए। इनका बोरिया बिस्तर नौकर से कहकर भिजवाती हूँ, उनकी व्यवस्था कर दीजिए वहां पर। प्रीति को तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी हंसे या अभी तलाक की बात पर अपना सर पीटे, या नंदिनी जो हालात कार्तिक की कर रही है उस पर ठहाके मारकर हंसी उड़ाए। उसने सिर्फ अपनी गर्दन स्लो मोशन में हिला दिया। कार्तिक अपने घर वालों की तरफ पलटा और कहा, देखा, देखा आपने उसने क्या किया, और आप लोग कहते हो कि मैं गलत हूँ। अभी भी आप लोग मुझे समझा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा लड़की कितनी बदतमीज है, कितनी नासमझ है? ऐसा नहीं है कार्तिक, वो समझदार है, सत्यम ने कहा। उसकी समझदारी कहाँ से नजर आ गई आपको भैया? प्रीति चुपचाप सब सुन रही थी कि तभी जोर की आवाज आई। सभी पीछे पलटकर देखते हैं, एक सूटकेस नंदिनी ने बाहर फेंक दिया था। गिरते ही सूटकेस का लॉक टूटा और वह खुल गया। उसमें से कार्तिक के कपड़े दिखाई दे रहे थे। मेरे कपड़े? ये लड़की, डैड आप
बस कार्तिक इतना ही बोल पाया कि तभी कुछ सामान उस सूटकेस के ऊपर जाकर नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से फेंका। कार्तिक का ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, टॉवेल, उसकी जितनी भी परफ्यूम, जितने भी चीज उसकी ड्रेसिंग टेबल पर और बाथरूम में पड़ी हुई थी, सभी चीज इस वक्त कमरे के बाहर थी। व्हाट द हेल यू, कहते हुए कार्तिक नंदिनी के पीछे भागा। नंदिनी झट से अंदर गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे का दरवाजा कार्तिक के नाक से लगा। कार्तिक के नाक पर इतनी जोर से लगी थी कि अपनी नाक को सहलाते हुए घुटने के बल वही नीचे बैठा हुआ था। सभी घर वाले अपनी गर्दन को झुकाकर दूसरी तरफ घूम गए, क्योंकि सभी को इस वक्त कार्तिक पर हंसी आ रही थी। और कार्तिक के सामने इस वक्त हंसने का मतलब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती। सभी कार्तिक की तरफ पीठ करके अपने गर्दन झुकाकर अपनी हंसी को रोक रहे थे। कार्तिक उठा, अपने सूटकेस को बंद किया और नौकर को चिल्लाकर आवाज देते हुए कहा, अब इसे उठाकर रखने के लिए तुम्हें अलग से इनवाइट करूं क्या? उठाओ इसे। सारा सामान दो तीन लोगों ने मिलकर उठाया और उसे एक दूसरा कमरा जो इस कमरे के बगल में था उसमें सारा सामान शिफ्ट करने लगे। कार्तिक भी गुस्से से नंदिनी के कमरे को बार बार ठोकता रहा। पूरे घर और दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाले कार्तिक के दरवाजा ठोकने पर मजाल है कि नंदिनी दरवाजा खोल दे। कार्तिक को लगा कि घर वालों में से कोई एक आगे बढ़कर जाकर नंदिनी से कहेगा कि नंदिनी दरवाजा खोलो। कार्तिक ने अपने घर वालों की तरफ देखा जो इस वक्त अपनी अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। कार्तिक अपना पैर पटकते हुए दूसरे कमरे की ओर चला गया। उसने जाते ही अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और कमरा बंद होने की आवाज सुनते ही सभी घर वाले पलटकर उस कमरे की ओर देखने लगे और फिर सभी एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। कोई सोफे पर तो कोई कुर्सी पर तो कोई जमीन पर बैठे हंसे जा रहे थे। कार्तिक के ऐसे हालात आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी। कार्तिक की मम्मी हंसते हुए बोली, तुम लोग बस भी करो, कैसे हंस रहे हो मेरे बेटे पर? दादाजी बोलते हैं बहू आज हंस लेने दे। कब से तमन्ना थी कि कोई मेरे बागर बिल्ले को सुनाए। आज मानो मेरा जन्म सफल हो गया। सभी उसकी बात सुनकर हंसे जा रहे थे, जबकि दादी माँ और कार्तिक की माँ मुस्कुरा रही थी। अब भाई कैसे हंसते, किसी का फेवरेट पोता था तो किसी का बेटा। अपने कमरे में आते ही कार्तिक चीजों को उठा उठाकर पटकने लगा। उसे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और जब उसे गुस्सा आता तो वह तोड़फोड़ करता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तलाक ऐसे कैसे नहीं देगी? देना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें कल देख लेता हूँ। नंदिनी कार्तिक कपूर, अगर इस नंदिनी से कार्तिक कपूर को छीन कर अलग न कर दिया ना तो फिर मैं भी कार्तिक कपूर नहीं, कहकर वह बाथरूम में चला गया। नंदिनी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी सुबक रही थी। वह गुस्से में यह सब कुछ कह तो आई थी, लेकिन उसका मन कार्तिक के साथ ऐसा करने को बिल्कुल नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों, पर शादी के दिन जब उसने पहली बार कार्तिक को देखा था तभी से कार्तिक उसे अच्छा लगने लगा था और इसलिए उसने अपने पूरे मन से इस रिश्ते को निभाने का अपने आप से वादा भी किया था। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहली बार कोई लड़का अच्छा लगा, थोड़ा बिगड़ा है तो क्या हुआ, सुधार लूंगी मैं अपने हिसाब से, कहकर उसने अपने आंसू को पोंछकर साफ किया। वह ड्रेसिंग टेबल की ओर देखती है जहां से कार्तिक का सामान खाली हो गया था। उसे वह खाली जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही यह बिस्तर जिस पर कार्तिक इस वक्त नहीं था। तभी दोनों बच्चों की नैनी कमरे का दरवाजा नॉक करती है। नंदिनी ने दरवाजा खोला तो नैनी बोली, मैडम क्या सच में बच्चों का सामान यहाँ शिफ्ट करना है? नंदिनी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, बच्चों को एक दूसरे से अलग मत करो। सभी हमेशा से साथ रहते आए हैं, उन्हें साथ ही रहने दो। नैनी वहां से चली गई। नंदिनी ने देखा सभी लिविंग एरिया में बैठे हंस रहे थे। वह भी उनसे बात करने के लिए वहां आ गई। उसे अपनी तरफ आता देखकर दादाजी खुश होते हुए उसके पास गए। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है? बहुत अच्छे बच्चा, आज तो तुमने वह काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। मतलब आप लोगों को बुरा नहीं लगा मैंने उनके साथ ऐसे बात की? नंदिनी ने हैरानी से कहा, अरे इसमें बुरा क्या लगेगा? हम तो चाहते ही थे कि कोई ऐसा हो जो उसके साथ ऐसी बातें करे। कार्तिक के पापा झट से बोले। तभी पापा के मोबाइल पर कॉल आई। वह नंदिनी से बोले, तुम्हारे पापा का फोन है।
नंदिनी खुश होकर उनके बगल में आकर बैठ गई। अब बात कीजिए। जी कहिए समधी जी, नमस्ते। कार्तिक के पापा राम जी बोले। नमस्ते भाई साहब, सब ठीक है? रघुवीर जी ने कहा। रघुवीर जी बोले, जी सब कुछ बढ़िया है। आज कुछ जरूरी बातें करनी थी तो सोचा आने से पहले एक बार आपको कह दूं। क्या बात है, आप संकोच मत कीजिए। जो भी बात है खुलकर कहिए, कार्तिक के पापा ने कहा और सामने बैठी हुई नंदिनी को देखा, जो मुस्कुराकर स्पीकर पर दोनों के फोन पर की बातों को सुन रही थी। रघुवीर जी ने कहना शुरू किया, दरअसल नंदिनी के पगफेरे की रस्म नहीं हुई है और उसके मौसी की बेटे का शादी भी तय हो चुकी है। 2 दिन बाद की मंगनी है। नंदिनी उन दोनों भाइयों के काफी करीब है। वह अपने दोनों भाइयों के काफी करीब रही है। तो मैं चाहता था कि अगर पगफेरे के लिए आप उसे कल भेज दे तो मैं उसे उसके मौसी के घर पर भेज देना चाहता था, ताकि जब मंगनी हो जाए उसके बाद फिर आप कार्तिक को भेज दीजिएगा। मैं नंदिनी को उसके साथ भेज दूंगा। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। संकोच करने की क्या बात है? राम जी ने कहा, नंदिनी अगर हमारी बहू है तो आपकी बेटी भी तो है। फिर जो रिश्ते उसके पहले से हैं वो छूटे थोड़ी ना है। अगर वह जाना चाहती हैं अपने भाई के मंगनी में तो जरूर जा सकती हैं। क्यों, जाओगी ना? उन्होंने खुशी खुशी नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी ताली बजाती हुए बोली, हाँ मुझे जाना है। मुझे अपनी भाभी को भी देखना है। रघुवीर सिंह ने नंदिनी की यह चहचहाई हुई आवाज सुनी। उन्हें अच्छा लगा। आज सुबह जब उन्होंने बात किया था तब थोड़ी सी उदास लग रही थी, पर अभी उसकी आवाज सुनकर वह उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते थे। कार्तिक के पापा ने कहा, भाई साहब कल आप आ जाइएगा। बस फिर एक रस्म हो जाएगी। उसके बाद जब मंगनी हो जाए उसके बाद आप बता दीजिएगा, हम नंदिनी को वापस ले आएंगे। कार्तिक के पापा के हाथ से फिर नंदिनी फोन लेती है और कुछ देर अपने पापा से बात करने के बाद और खुश होकर आकर दादाजी के पास बैठते हुए कहती है, आप सभी आएंगे ना ओम भैया की एंगेजमेंट पार्टी में? अभी देखते हैं बेटा, अभी कुछ कह नहीं सकते, कहकर उन्होंने प्यार से नंदिनी के माथे पर हाथ फेरा। नंदिनी उठकर अपने कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ी, फिर पलटकर एक बार सबकी तरफ देखती है। क्या हुआ, कोई बात है? सत्यम बोला, हाँ एक्चुअली मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। नहीं बात नहीं करनी, दरअसल परमिशन लेनी है। नंदिनी काफी सीरियस लग रही थी। राम जी ने अपने बगल में सोफे पर हाथ से इशारा करते हुए बोले, बैठो। नंदिनी जाकर वहां बैठ गई। अपने सर को झुकाकर कुछ पल के लिए बैठी रही। अब कहोगी क्या बात है? राम जी बोले, मैं आप लोगों से सुबह बात करना चाहती थी लेकिन मूड खराब था इसलिए बात नहीं कर पाई। नंदिनी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ बोलो, इतना डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसलिए मुझे आप सभी की परमिशन चाहिए थी। नंदिनी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। राम जी बोले, तुम अभी छोटी हो, हम समझ सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई होगी। सत्यम भी अपने पापा की बात का समर्थन करते हुए बोले, बिल्कुल पापा सही कह रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। कौन से कॉलेज में हो? मैं अभी कॉलेज नहीं जाती, इंटर्नशिप है तो ऑफिस जाती हूँ। सीए कर रही हो? वाह क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो तुम। मतलब कुछ सालों के बाद हमें हमारी कंपनी को ऑडिट करने के लिए किसी बाहर की सीए नहीं, अपने घर की सीए मिल जाएगी। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, फीस अच्छी खासी लूंगी भैया आपसे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। नंदिनी को आज दोगुनी खुशी मिली थी। एक अपने मायके जा रही थी अपने भैया की एंगेजमेंट पार्टी के लिए, दूसरा उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करने की जो चिंता थी वो दूर हो गई थी। अब वह पढ़ सकती थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बाद सर्वेंट सभी को बाहर बुलाने जाता है। कार्तिक के आते ही सभी खाने के टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। राम जी नंदिनी से कहते हैं, तुम अपना बैग पैक रखना, सुबह तुम्हारे भैया आने वाले हैं। नंदिनी इस वक्त कार्तिक के लिए खाना निकाल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा मैं अभी पैक कर लूंगी। कार्तिक ने सवालिया नजरों से अपने पापा की तरफ देखा। राम जी कहते हैं, कल नंदिनी पगफेरे के लिए मायके जा रही है। उसकी मौसी के बेटे की मंगनी है तो उसे उसमें भी शामिल होना है।
कार्तिक ने नंदिनी को देखा जो खुश होके उसके लिए खुद खाना निकाल रही थी। फिर अपने घर वालों को देखा जो कि आपस में बात कर रहे थे। वह गुस्से भरी आवाज में बोला, ये बात मुझसे किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी। दादाजी बोले, कार्तिक, पगफेरे के लिए तो जाना ही था ना नंदिनी को, तो पूछने की बात कहाँ से आई? दादाजी, बीवी है ये मेरी, मेरी परमिशन के बिना ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे जाने की परमिशन नहीं देता। कार्तिक ने कहा। राम जी बोले, कार्तिक, हम भी नंदिनी के कुछ लगते हैं और पगफेरे और बाकी रस्मों के बारे में घर वाले ही फैसला लेते हैं। कार्तिक की माँ सीता देवी बोली, अभी खाना खा लीजिए, बातें बाद में कर लीजिएगा। सीता देवी जानती थी अगर बहस बढ़ी तो कार्तिक फिर नाराज हो जाएगा और खाना नहीं खाएगा। नहीं माँ, पहले ये तय कीजिए कि नंदिनी मैके जाएगी या नहीं। कार्तिक ने राम जी और दादाजी को देखते हुए कहा। सत्यम ने कहा, कार्तिक, थोड़ी देर पहले तुम्हें नंदिनी से कोई मतलब नहीं था, अब क्या हुआ? हाँ, नहीं था, पर ये कहाँ जाती है, क्या करती है, ये मुझे पता होना चाहिए। नंदिनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, कहकर कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखा। कार्तिक, मैंने हाँ कह दिया है, राम जी गुस्से से बोले। नंदिनी कभी कार्तिक को तो कभी घर वालों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आता कि कार्तिक उसे जाने देने से मना क्यों कर रहा है। अगर ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है तो ठीक है, इसे कहिए अब हमेशा के लिए वहीं रहे। कहकर वह उठा और अपने कमरे में चला गया। घर वाले उसके इस दोहरे व्यवहार से हैरान थे। अभी कुछ देर पहले वह नंदिनी को छोड़ने की बात कर रहा था, उसे तलाक देने की बात कर रहा था और वह उसे इस घर से जाने ही नहीं देना चाहता। सभी एक दूसरे के चेहरे को देखकर अपने इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी ने कार्तिक को अपने कमरे की ओर जाते देखा। उसके मन में भी वही सवाल थे जो इस वक्त घर वालों के मन में थे। कार्तिक इस वक्त अपने कमरे में आया था और कमरे में आते ही उसकी नजर सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। इस वक्त पूरा टेबल खाली पड़ा था और उसे ख्याल आया कि नंदिनी ने इस कमरे से उसका सारा सामान उठाकर बाहर दूसरे कमरे में डलवा दिया है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।